देखो आज के क्लास में जो हम लोगों को एक नया सेक्शन डिस्कस करना है दैट इज ऑल अबाउट योर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जनरली आप बात करेंगे ना तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्चुअली एक नए तरह का सेक्शन ही स्टार्ट होता है जिसमें कंपाउंड जनरल जैसे आप कंपाउंड्स को देखते हैं वैसा बिहेवियर शो नहीं करता, बहुत कुछ उससे मिलता जुलता होता है, तो बहुत सारा चीजें ना उससे अलग तरीके से उसका बिहेवियर है ना शो होता है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन और उसके बनने के पीछे का रीजन ये सब सबसे पहले वार्नर नाम के एक साइंटिस्ट थे वो एक्सप्लेन किए। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको इसका पहले बेसिक टर्म सीखना पड़ेगा। जब आप इनके बेसिक लैंग्वेज को, बेसिक टर्म्स जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में इन्वॉल्व होता है उसको जब आप सीख लेंगे तब फिर हम लोग वार्नर्स थ्योरी और धीरे धीरे आगे आगे करके 3-4 सेक्शन में ये पूरा चैप्टर डिवाइडेड है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है, उसके अंदर इन्वॉल्व हर टर्म का मतलब क्या है, एक पार्ट। उसके बाद फिर आएगा वार्नर्स थ्योरी, सबसे पहला साइंटिफिक थ्योरी जो एक्सप्लेन किया हाउ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड और व्हाई एनी सेंट्रल मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे यूपेक नोमेनक्लेचर, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखने का तरीका, यूपेक नोमेनक्लेचर। उसके बाद आएगा आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आइसोमेरिज्म क्या है, उसमें किस तरह का आइसोमर्स एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग जाएंगे केमिकल बॉन्ड्स किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कैसे बनता है, उसमें दो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एक होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी। ये दोनों बहुत ही अच्छा और मेजर सेक्शन होगा जो ऑलमोस्ट चैप्टर को लास्ट तक ले जाएगा। एंड फाइनली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। जीआर का नाम सुने हैं आप लोग, रिग्नार्ड रिएजेंट, वो एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ठीक है। तो वो सब लास्ट के सेक्शन में आपके साथ इंट्रोड्यूस करके दे दिया जाएगा। तो देखो सबसे पहला चीज जो आपके जानने के लिए टर्म है दैट इज कॉल्ड एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स, ये एडिशन कंपाउंड क्या होता है, जब छोटा छोटा स्टेबल मॉलिक्यूल्स आपस में एक सर्टेन प्रोपोर्शन में मिलके किसी बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, किसी बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उसको आप कहते हैं एडिशन कंपाउंड, ठीक है ना। व्हेन small molecules compounds combine together in definite proportion to give large molecule or compound। तो जो बना हुआ लार्ज मॉलिक्यूल या कंपाउंड है उसको आप एडिशन कंपाउंड कहते हैं। जनरली इस एडिशन कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इस एडिशन कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अच्छे से एक एक टर्म को बहुत बेसिक तरीके से आप सीखिए। इस चैप्टर को पढ़ाने के पहले हम आपको थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस बता दें। पिछले 2-3 साल में अगर आप नीट का पेपर खास तौर पे देखेंगे ना, नीट का, तो इस अकेले चैप्टर से 3-3, 4-4 क्वेश्चन है, 3-3, 4-4 क्वेश्चन एक सिंगल चैप्टर से। जेईई मेंस में 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है, 2 क्वेश्चन तो रख ही लो, लगभग आना है। तो चैप्टर उतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, फिर भी है ना एक अच्छा वेटेज कैरी करता है, इसलिए एक एक वर्ड्स पे ध्यान रखना। डबल सॉल्ट क्या होता है, एक ऐसा एडिशन कंपाउंड जो कंप्लीटली अपने आयंस में ब्रेक कर जाए, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस
सॉल्यूशन में, जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालिएगा ये पूरी तरह से अपने आयंस में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो पोटासियम आपका फॉर्मूला है K2SO4 An2SO4 12H2। अगर आप इसको सॉल्यूशन में डालेंगे ये पोटेशियम में, सल्फेट में, एल्यूमिनियम में ब्रेक कर जाएगा। मतलब आप अगर इस पोटासियम के सॉल्यूशन का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसका अगर आप टेस्ट करेंगे ना तो उसमें पोटेशियम आयन भी आपको मिल जाएगा, एल्यूमिनियम भी मिल जाएगा, सल्फेट भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड does not dissociate completely into ions। ये अपने आयंस में पूरी तरह से नहीं टूटता, ये अपने आयंस में पूरी तरह से नहीं टूटता। जैसे मान लो आप एक एग्जांपल लो K4FeCN6 K4FeCN6। इसको जब आप सॉल्यूशन में डालेंगे ये आपको K+ देगा और FeCN6 देगा। मतलब इसमें से आप आयरन अलग नहीं कर सकते, साइनाइड अलग नहीं कर सकते, आयरन साइनाइड इसको आप अलग नहीं कर सकते, आप K+ अलग कर सकते हैं। जो बाहर वाला है वो आयन से टूट जाएगा लेकिन ये ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, ये ब्रेक नहीं करेगा। सर एक लिथियम पे एग्जांपल हो सकता है ना? एक मिनट, तो ये है तुम्हारे पास एडिशन कंपाउंड का कुछ एग्जांपल। देखो एडिशन कंपाउंड को दो पार्ट में हमने डिवाइड किए, वन इज कॉल्ड डबल सॉल्ट एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल सॉल्ट वो होता, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है, डबल सॉल्ट वो होता है जो अपने आयंस में कंप्लीटली ब्रेक कर जाए, उसको आप डबल सॉल्ट कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होता है जिसका कुछ आयंस जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो तो आयंस अपना ब्रेक करेगा, लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन वो एज इट इज मेंटेन रहेगा, जैसे था वैसे रहेगा, जैसे था वैसे रहेगा। ओके, तो ये चीज आपके पास है। तो हम लोगों को मेन डिस्कशन इस पोर्शन का पढ़ाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में हम लोग को मेन डिस्कस करना है, इसी को लेके आगे बढ़ना है। अभी देखो जैसे आप लिखे हैं FeSO4.NH4 SO4.6H2, यह आपका मोर सॉल्ट, FeSO4 मोर सॉल्ट। इसको आप सॉल्यूशन में डालिएगा, इसको जब आप सॉल्यूशन में डालिएगा तो ये Fe+2 का भी टेस्ट देगा, ये सल्फेट आयन भी सॉल्यूशन में देगा, ये अमोनियम आयन भी सॉल्यूशन में देगा। ठीक है, फेरस आयन भी देगा, सल्फेट आयन भी देगा और अमोनियम आयन, ये तीनों तरह का सॉल्ट आपको मतलब सॉल्यूशन के अंदर आयंस आपको फर्निश करके देगा। तो ये एक डबल सॉल्ट का एग्जांपल, ये एक डबल सॉल्ट का एग्जांपल। लेकिन अगर आप लेते हैं CONH3 क्लोरीन 3, तो इसको जब आप सॉल्यूशन में डालेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो ब्रेक नहीं करेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का पोर्शन ब्रेक करेगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है वो एज इट इज मेंटेन है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पोर्शन आयनाइज हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये किसका एग्जांपल, ये कॉम्प्लेक्स है या डबल सॉल्ट है? कॉम्प्लेक्स है, वेरी गुड। और ऊपर वाला डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट पूरे आयंस में टूट जाएगा, कॉम्प्लेक्स का एक पोर्शन आयोनाइज नहीं करेगा। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स दिस इज योर डबल सॉल्ट। सर ऊपर में क्या लिखे हैं M से? मोर सॉल्ट, MOHR, MOHR apostrophe as more salt।
ठीक है। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स पे अपना ध्यान लगाइए। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स, चलो इसी को ले लेते हैं। कोबाल्ट है, NH3 है, होल 6 है और साथ में Cl3 है, ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बहुत सारा पोर्शंस होता है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बहुत सारा पोर्शन होता है। किस पोर्शन को किस नाम से जाना जाता है ये जानना आपके लिए है, फिर हम आपको सब लिखा देंगे, ठीक है। सुनते जाइएगा ध्यान से। सबसे पहला टर्म ये है आपके पास, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। इसको हम लोग सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। कौन होता है सेंट्रल मेटल एटम? जनरली एक डी ब्लॉक का कोई ना कोई एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक का कोई ना कोई एलिमेंट होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट के पास खाली डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है और उस खाली डी ऑर्बिटल के मौजूद होने की वजह से, उस खाली डी ऑर्बिटल के मौजूद होने की वजह से ये सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। देखो दो तीन प्रॉपर्टी है, याद रखना। सेंट्रल मेटल एटम जनरली कोई डी ब्लॉक एलिमेंट होता है जिसमें एनर्जेटिकली सुटेबल एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होता है। सर एनर्जेटिकली सुटेबल आप क्यों बोल रहे हैं? देखिए बगल वाला जो मौजूद है ना वो इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। जैसे ये NH3 है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर उसको डोनेट करेगा तो याद रखिएगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करना चाहिए। सेंट्रल एटम के पास खाली जगह होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रखने का जगह होना चाहिए, तो एनर्जी उसका ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन आसानी से रख सके, ठीक है, एक चीज। दूसरा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं लिगेंड्स। ये जो NH3 आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होता है? लिगेंड्स दो तरह का स्पीशीज होता है, या तो वो न्यूट्रल होता है या फिर कोई एनायन होता है। लिगेंड कोई न्यूट्रल या एनायनिक स्पीशीज होता है। देखिए इसमें हम आपको यहाँ पे रोकेंगे नहीं, हम आपको एक और चीज ऐड करना चाहेंगे। न्यूट्रल और एनायनिक ये दो तरह का स्पीशीज लगभग 99% केस में लिगेंड की तरह काम करता है। लिगेंड क्या होता है? देखो लिगेंड वो स्पीशीज होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम के खाली डी ऑर्बिटल में डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। लिगेंड वो स्पीशीज होता है जो अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम के खाली डी ऑर्बिटल में डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, उसको लिगेंड्स कहते हैं। जनरली न्यूट्रल स्पीशीज और एनायनिक स्पीशीज अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इसलिए वो लिगेंड की तरह काम करता है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? आवाज क्लियर आ रहा है? आवाज क्लियर तो नहीं आ रहा लेकिन समझने पर आ रहा है? हाँ ये ठीक। अब देखो ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक का पोर्शन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या पोर्शन होता है? कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब आप दिखाते हैं, देखिए यहां भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहां भी लिखा हुआ है, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो पोर्शन है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड्स है, सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड्स है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो पोर्शन है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स है, याद रखिएगा वो कभी भी आयोनाइज नहीं होता, कभी भी उसको तोड़ आप नहीं सकते। जब आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के पूरे पोर्शन को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के पूरे पोर्शन को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो जब आपसे कोई बोले कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब हो गया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पूरा पोर्शन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का मतलब हो गया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पूरा पोर्शन। उसमें दो चीज आएगा, एक सेंट्रल मेटल एटम होगा और दूसरा लिगेंड्स होगा।
सेंट्रल मेटल एटम होगा और दूसरा लिगेंड्स होगा। ठीक है, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जो पोर्शन है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जो पोर्शन है, यहां पे बोलो तो 3 क्लोरीन है और यहां बोलो तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में पोटेशियम है, 4 पोटेशियम। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले पोर्शन को आप कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर, उसको आप आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो ये टर्म है, ये आयोनाइजेशन स्फीयर क्यों बोला गया? लो, ये आयोनाइजेशन स्फीयर वो पोर्शन है जो आप सॉल्यूशन में जैसे ही डालेंगे वो तुरंत आयोनाइज हो जाता है। देखिए यहाँ पे आयोनाइज करके 3 क्लोरीन बाहर निकल गया, यहाँ आयोनाइज करेंगे तो 4 पोटेशियम बाहर निकल गया, तो आयोनाइजेशन स्फीयर उसी पोर्शन को आप कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक के पोर्शन को आप नोट कीजिए, फिर हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बारे में सारा डेफिनेशन आपको लिखा देंगे। नोट कीजिए आप। लिखिए some important terms about coordination compound. Some important terms about coordination compound. About coordination compound. फर्स्ट में लिखो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम डैश देके लिखो। It is generally D block element. It is generally D block element having energetically suitable MTD orbital. It is generally D block element having energetically suitable MTD orbital. Energetically suitable MTD orbital. Next लिखो ligands. Ligands. डैश देके लिखो those species which can donate its lone pair of electron, which can donate its lone pair of electron to empty d orbital of central metal atom, to empty d orbital of central metal atom. Lone pair of electron to empty d orbital, empty d orbital of central metal atom, empty d orbital of central metal atom, empty d orbital of central metal atom to form coordinate covalent bond, to form coordinate covalent bond is called ligand. To form coordinate covalent bond is called ligand. ligand हो गया ना? अगला लिखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर डैश देके लिखना that portion of any complex compound, that portion of any complex compound which is inside a square bracket
which is inside square bracket containing central metal atom and ligands. Sir, any compounds were selected here. That portion of any complex compound which is under square bracket containing central metal atom and ligands are known as central metal atom and ligands are known as coordination sphere. सर कैमरा आपसे बहुत दूर है क्या? जितना पॉसिबल नजदीक कर सकते थे कर दिए हैं। नहीं सर, वो हमको थोड़ा सा साउंड कम आ रहा था इसलिए। अभी आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके बाद अगला लिखो आयोनाइजेशन स्फीयर। इसमें लिखना that portion of any complex compound which is outside the coordination sphere and it will get ionized in aqueous solution. Coordination sphere And it will get ionized in aqueous solution. Is known as ionization sphere. देखिए जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके सामने देखिए आपको ये सब चीज बताया जा रहा है, वो था कोबाल्ट, साथ में था NH3O6 और था 3 क्लोरीन। ये था आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखिए यहां से यहां तक को आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह दिए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये पोर्शन हो गया है आपका आयोनाइजेशन स्फीयर। इसको आप लिगेंड कह रहे हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम है। अब एक और टर्म सुनो, जो यहां पे 6 दिखाई दे रहा है, 6, इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? एक्चुअली ये 6 यहां का कोऑर्डिनेशन नंबर है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर उन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स को कहते हैं जो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाते हैं। मान लो कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ 6 बॉन्ड बनाता है, यहां 6 अलग-अलग अमोनिया कोबाल्ट के साथ 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कभी-कभी इस नंबर के अलावा भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जब हमारे पास पॉलीडेंटेड लिगेंड हो। पॉलीडेंटेड लिगेंड उसको कहते हैं जिसमें एक लिगेंड एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है। मान लो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड उसको कहते हैं जो 2 बॉन्ड बनाता है।
तो अगर बाइडेंटेड लिगेंड का नंबर 2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर से बताइए ना। बोले बाइडेंटेड लिगेंड वो होता है जिसमें हर एक एक पर्टिकुलर लिगेंड दो दो बॉन्ड बनाता है। तो अगर बाइडेंटेड लिगेंड 2 है तो क्या हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है? यस सर। अगर मेरे पास कोई एक टेट्राडेंटेड लिगेंड है, टेट्राडेंटेड लिगेंड कहने का मतलब एक लिगेंड 4 बॉन्ड बनाएगा, तो अगर वैसा वैसा 2 लिगेंड है तो क्या मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है? यस सर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हुआ कि जितना नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाता है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, लिख लो जरा डेफिनेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर लिखो, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स formed between ligands and central metal atom, formed between ligands and central metal atom, formed between ligands and central metal atom is known as coordination number, coordination number। सही है। अब आगे नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम अगर ये बगल का सब लिगेंड जो लिगेंड है इसका अगर सारा का सारा लिगेंड हटा दिया जाए, अगर सारा का सारा लिगेंड उसके दिए गए इलेक्ट्रॉन के साथ हटा दिया गया, देखो हर एक अमोनिया दो दो इलेक्ट्रॉन दिया है कोबाल्ट को, अगर 6 का 6 अमोनिया इसके बगल से हटा दिया जाए उसके दिए गए इलेक्ट्रॉन के साथ, जो दिया था भाई लेके जाओ, जो दिया था लेके जाओ, जो दिया था लेके जाओ, तो इसके ऊपर एक चार्ज अपीयर हो जाएगा। जो सेंट्रल मेटल एटम में चार्ज अपीयर होगा जब सारा का सारा लिगेंड्स अपने दिए गए डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स को लेके हट जाए, तो जो चार्ज अपीयर होगा सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जो चार्ज अपीयर होगा सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहां +3 है। इसका मतलब है कि जब यहां का अमोनिया अपना सारा दिया गया इलेक्ट्रॉन लेके हट जाएगा तो कोबाल्ट में चार्ज आएगा +3। ठीक है सर, कैसे निकालते हैं? 11 का जो 11 का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखे तो वैसे ही बनाएंगे, लेकिन डेफिनेशन ये कहता है कि अगर सेंट्रल मेटल एटम को दिया गया इलेक्ट्रॉन पेयर्स लिगेंड जो दिया था वो अगर लिगेंड्स अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स को लेके हट जाता है तो जो सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज अपीयर होगा उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, that charge which is present or appears to be present, that charge which is present or appears to be present on central metal atom, on central metal atom when ligands are removed, when ligands are removed along with donated electron pair, along with donated electron pair comma is known as, along with donated electron pair comma is known as oxidation number, oxidation number।
लिगेंड कितने साइड से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है। जैसे आप जब NH3 लेते हैं तो NH3 का इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसका डेंसिटी 1 है, क्योंकि ये केवल एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, डेंसिटी 1 है। लेकिन अगर आप लेते हैं CH2 बॉन्ड NH2 और फिर CH2 बॉन्ड NH2, तो इसके पास एबिलिटी है कि ये दोनों नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, इसका डेंसिटी 2 है। अगर आप ऑक्सलेट आयन लेते हैं, ऑक्सलेट आयन, तो ये भी दो तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इसका डेंसिटी 2 है। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज द नंबर ऑफ डोनर साइट्स through which any ligand can donate its electron pair to central atom. डेंसिटी किसी भी लिगेंड का वो नंबर होता है जिस डोनर साइड से लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है। जैसे इसका डेंसिटी 1 है, इसका डेंसिटी 2 है, इसका डेंसिटी 2 है, इसी तरह 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। सब एग्जांपल आपको हम दिखाएंगे। डेफिनेशन समझ में आया डेंसिटी? जिसका डेंसिटी 1 होता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, इसी तरह ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड। ठीक है, लिखो डेंसिटी डैश देके लिखिए that number of donor sites of any ligand through which it form coordinate covalent bond with central metal atom. It form coordinate covalent bond with central metal atom. Coordinate covalent bond with central metal atom is called denticity. Is called denticity. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखना। For any ligand having one donor site, comma, for any ligand having one donor site, comma, denticity is 1, and it is called unidentate ligand. Denticity is 1 and it is called unidentate ligand. सर रिपीट कीजिए ना, आवाज कट रहा था। बोले for any ligand having one donor site, comma, denticity is 1, and it is called unidentate ligand. Clear है अभी? Yes sir. It is called unidentate ligand. First stop. Similarly, ligands can be bidentate, comma, tridentate, comma, tetradentate, comma, pentadentate and hexadentate.
हेक्साडेंटेड। चलो, इसको कहते हैं डेंटिसिटी। ये सब छोटा छोटा एग्जांपल, इसको ऐसे ही आप लिखते चलिए। हाँ, अब देखिए, हाँ बोलो ना सर। एम्बिडेंट सर किसको बोलते हैं? एम्बिडेंट। रुक जा भाई, रुक जा रुक जा, ठीक। देखिए, इसके बाद बच्चा ज्यादा उत्साहित हो चुका है। कुछ कुछ लिगेंड्स ऐसा होता है जिसके पास एक से ज्यादा डोनर साइट हो। CN, C पे माइनस, नाइट्रोजन पे लोन पेयर। कभी ये कार्बन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा तो कभी ये नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा। बनाएगा एक ही तरफ से, दोनों तरफ से नहीं बनाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही समय में C से भी अटैक कर देगा, N से भी अटैक कर देगा, ऐसा नहीं होगा। या तो C से अटैक करेगा या N से अटैक करेगा। C से अटैक किया तो इसको आप कहते हैं साइनाइड, और N से अटैक किया तो आइसोसाइनाइड। इसी तरह ये NO2 लिखा हुआ है, NO2 लिखा हुआ है। कभी ये नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है तो कभी ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया तो नाम है नाइट्रो, और अगर ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया तो नाम है नाइट्रिटो। ऐसा लिगेंड्स जिसके पास एक से ज्यादा डोनर साइट हो, लेकिन किसी भी समय में केवल एक ही डोनर साइट से अटैक होता है। जैसे यहाँ दो है, लेकिन या तो कार्बन से अटैक होगा या नाइट्रोजन से। यहाँ भी दो है, या नाइट्रोजन से होगा या ऑक्सीजन से। Such type of ligands are called ambident ligand। ठीक है जी आदित्य बाबू? सर सेकंड वाला क्या लिखे नाइट्रो के नीचे? नाइट्रिटो, नाइट्रिटो या ओ नाइट्रिटो। ठीक है, ऐसे लिखा है। तो हम लोग नोमेनक्लेचर में देख लेंगे, लेकिन आप समझिए अभी कि नाइट्रोजन से बॉन्ड बन सकता है, ऑक्सीजन से बॉन्ड बन सकता है। उसी तरह अगला है SCN माइनस, SCN। ठीक है, SCN ये आपके पास नाइट्रोजन से बॉन्ड बना सकता है या सल्फर से बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह का कोई भी ऐसा रहे जिसके पास एक से ज्यादा डोनर साइट रहे, लेकिन किसी भी इंस्टेंट पे एक ही डोनर साइट से बॉन्डिंग बनता है, उसको आप कहते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। लिखिए एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड डैश देके लिखो, दैट लिगेंड which have more than one donor site, that ligand which have more than one donor site, but at any instant bonding with central metal atom, bonding but at any instant bonding with central metal atom, takes place, bonding with central metal atom takes place through one donor site. Bonding with central metal atom takes place
through one donor site comma is known as ambident ligand ये कुछ एग्जांपल्स है, नोट करो शॉर्टकट में। हो गया, चलो आगे सर 2 मिनट। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं, आराम से देखिए। इसको आप दो कैटेगरी में और डिवाइड करते हैं। एक होता है होमोलेप्टिक, एक होता है हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उन कंपाउंड्स को आप कहते हैं जिसमें एक ही तरह का लिगेंड है। जैसे अभी आप देख लो CONH3 होल 6 और बाहर 3 Cl, ये होमोलेप्टिक है, कारण इसमें एक ही कंपाउंड मतलब एक ही लिगेंड मौजूद है, NH3, केवल NH3 ही लिगेंड है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है, प्लैटिनम है, Cl2 है, NH3 होल 2 है और बाहर मान लो 2 Cl। अब यहां देखो दो अलग-अलग तरह का लिगेंड है, क्लोरीन भी लिगेंड है, अमोनिया भी लिगेंड है, क्लोरीन भी लिगेंड है, अमोनिया भी लिगेंड है। तो ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें केवल एक तरह का लिगेंड्स मौजूद हो उसको कहते हैं होमोलेप्टिक। लेकिन ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा अलग-अलग तरह का लिगेंड्स मौजूद हो उसको कहते हैं हेट्रोलेप्टिक। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। लिखो अगला होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ध्यान से लिखो, दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स which contain only one type of ligands, those coordination compound which contain only one type of ligands are called homoleptic. For example, ये एग्जांपल के लिए जगह छोड़ दो, अगला लिख लीजिए हेट्रोलेप्टिक। जैसे लिखिए दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स which contain more than one type of ligands attached with simple metal atom, more than one type of ligands attached with simple metal atom comma are known as heteroleptic coordination compound.
उसको हम लोग कहते हैं हेटेरोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अगला एक टर्म होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन क्या होता है, थोड़ा लॉजिक समझते हैं। मान लीजिए जैसे आप कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया जोड़िएगा ना, कोबाल्ट के साथ जब आप 6 अमोनिया जोड़िएगा तो कोबाल्ट के चारों तरफ अगर आप 6 बॉन्ड्स को अरेंज करेंगे, कोबाल्ट के चारों तरफ अगर आप 6 बॉन्ड्स को अरेंज करेंगे, क्या बोले? आवाज कट के आ रहा है सर। ठीक है, बस 5 मिनट और झेल लो। एक्चुअली दूसरे रूम में है ना, यहाँ बंद है। ठीक है, दूसरे रूम में है, थोड़ा बंद है, बस थोड़ा 5 मिनट और देख लीजिए, बस खत्म करें इसको आज। हाँ, अभी आ रही है? हाँ ठीक है, फिर से बता रहे, फिर से बता रहे। जैसे ये कोबाल्ट है, 6 अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ है, तो 4 अमोनिया 4 तरफ से आएगा और 1 अमोनिया ऊपर से और 1 अमोनिया नीचे से आएगा। ये सब अमोनिया है, अमोनिया NH3, ये सब अमोनिया है, NH3 है, NH3 ये सब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। सुनना ध्यान से, अभी आवाज आ रही है? यस सर। जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड्स बॉन्ड करता है ना, लिगेंड जब बॉन्ड बनाता है तो उसका एक डेफिनेट ज्योमेट्री आ जाता है। जैसे इसको आप बोलिएगा स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, आप इसको बोलिएगा स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स को मिला के जो एक ज्योमेट्री तैयार होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्योमेट्री तैयार होता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन का मतलब है सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स, इन दोनों को मिला के जो ज्योमेट्री तैयार होता है, जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। समझ में आया? यस सर। थोड़ा लिख लो इसका डेफिनेशन, यही लास्ट टर्म था, लिख लो इसको, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। लिखिए थोड़ा। When central metal atom is bonded with, when central metal atom is bonded with ligands, when central metal atom is bonded with ligands, then complex compound have some definite geometry or structure. Then complex compound have some definite geometry or structure. Have some definite geometry or structure. First stop. This geometry or structure of coordination compound, this geometry or structure of coordination compound is called coordination polyhedron. Is called coordination polyhedron. इसको हम लोग coordination geometry and coordination of this definite geometry of any coordination complex compound, this definite geometry of any complex compound is called coordination polyhedron. ठीक है? यस सर। चलो, यहां तक जितना भी टर्म्स आपको लिखाया गया, आप है ना एक बार एनसीईआरटी से भी पढ़ लीजिएगा।
अगले दिन से हम लोग इसी पे वार्नर थ्योरी और इन सब का स्टार्टिंग करेंगे। जब आपको वार्नर थ्योरी में बोला जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड्स क्या होता है, तो आपको उन सब का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो जितना भी डेफिनेशन आपके पास या टर्म्स जो इन्वॉल्व होने वाला है चैप्टर में, वो सब आज का आपके शुरुआती क्लास में आपको बता दिया गया है। अगले दिन से इसमें जो इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है थ्रू वार्नर, वहां से स्टार्ट करेंगे। ओके